नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे आणविक वेगों से कुछ संबंधित। एक पात्र में, कंटेनर में गैस रखी जाती है। गैस में कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हर संभव दिशा में गतिमान हैं। इसके बारे में गत्यात्मक मॉडल में हम चर्चा पहले कर चुके हैं और वहाँ ये भी कहा था कि जो गैस के अणुओं का वेग है वो औसत वेग है। हर अणु अलग अलग वेग से गति करता है। अर्थात यदि हम हवा की बात करें तो हवा में भी, इसको मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूं। यदि हम जैसे हवा में उपस्थित अणुओं के वेग की बात करें तो हवा में जितनी भी कण उपस्थित हैं या मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं उन सब की स्पीड समान नहीं है। कुछ की वेग बहुत कम है, कुछ का वेग बहुत अधिक है और कुछ मध्यम वेग वाले होते हैं। तो यदि हम किसी हवा के वेग की बात करें तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसमें जो हर एक अणु का वेग अलग अलग होता है। उसके स्थान पर हम औसत वेग की बात कर लेते हैं। वेग ताप पर निर्भर है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो ताप यदि स्थिर है तो दो या दो से अधिक गैसेस एक ही ताप पर रखी गई हैं तो उनके अणुओं का औसत वेग बराबर होगा। ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो जब ये बात आई कि जब सारे अणुओं का वेग समान नहीं है तो हम अणुओं के वेग के बारे में किस तरीके से बात करें, ये जब समस्या आई तब वो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट्स ने इस पर काम करना शुरू किया। और ठीक है, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और एक रिलेशन दिया जिसको कि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से भी जानते हैं, जो अणुओं के वेगों के डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित था। अर्थात किसी एक निश्चित वेग में जब हम कह रहे हैं कि सारे अणुओं का वेग समान नहीं है, अलग अलग अणुओं का अलग अलग वेग है, तो ऐसी स्थिति में उसने एक रिलेशन दिया जो ये बताता था कि एक निर्धारित वेग अंतराल में अणुओं की संख्या क्या हो सकती है। वो भी अगर हम ताप परिवर्तित करते रहेंगे तो वो भी संख्या परिवर्तित होती रहेगी, वो उसने बताया। तो उसने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या एक काफ़ी कैलकुलेशन, जटिल कैलकुलेशन करके एक रिलेशन दिया जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। उसको हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, वेगों का वितरण नियम। वो वेग कौन से? आणविक वेग। तो आणविक वेगों का वितरण नियम या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का आणविक वेगों का वितरण नियम, कुछ भी इसको हम नाम दे सकते हैं। फिलहाल वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी, ये इस नाम से अधिक जाना जाता है। ये इसमें उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जिसमें कि उसने स्पीड ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, एक किसी कंटेनर में हम ये मान के चलते हैं, अपना एक सिस्टम बनाते हैं, एक कंटेनर है जिसमें कि कोई गैस भरी हुई है, उसका ताप निश्चित है। तो ऐसे केस में उन अणुओं का वेग हम किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं या किस तरीके से उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, उसके बारे में उसने कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस करी और एक इक्वेशन दिया था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में हमने चर्चा करी थी, आइडियल गैस के बारे में।
तो उसका कुछ उसने कॉन्सेप्ट लिया। अब यदि हम सिर्फ 1 मोल गैस की भी बात करें कि किसी कंटेनर में 1 मोल आइडल गैस की भरी हुई है, तो 1 मोल का तात्पर्य है अवोगाद्रो नंबर अर्थात 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स सिर्फ 1 मोल में होंगे। तो 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एक बहुत बड़ी संख्या है। तो इतने सारे अणुओं के वेगों का निर्धारण कोई आसान काम नहीं है। इसलिए फिर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हैं, जो क्या बताता है कि वेगों के 2 अंतराल v और v प्लस dv, अर्थात कोई एक निश्चित वेग v और उससे थोड़ा सा अधिक वेग dv अति सूक्ष्म अंतराल या इंक्रीज हो गया, वेग में अति सूक्ष्म इंक्रीज हो गया। तो 2 वेगों के मध्य, ठीक है, इनका वेग अंतराल कितना हो गया dv। तो dv वेग अंतराल में कितने अणु हो सकते हैं या होंगे, ये कैलकुलेशन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से की जा सकती है। ये देखिए कुछ इस तरीके की एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन या रिलेशन उसने निकाला। हमें इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को या समीकरण को याद रखना है और इसको समझना है कि ये इक्वेशन क्या बताती है। ठीक है, एक इसमें वही वाली बात कि इसमें एक कंटेनर, एक गैस और मॉलिक्यूल्स के अलग अलग वेलोसिटी और उस वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक निश्चित ताप पर क्या है, उसके लिए जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया गया वो ये है। अब इसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, ये m ये एक अणु का द्रव्यमान है, T ताप है जिस ताप पर वो गैस रखी हुई है, 2 और पाई ये तो कांस्टेंट है ही, K ये K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जिस तरीके से R होता है, R कांस्टेंट है लेकिन एक मूल गैस के लिए है, यहाँ पर K कांस्टेंट है लेकिन वो एक अणु के लिए होता है। और ये इक्वेशन एक अणु के लिए लिखी गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमने स्मॉल m लिया है, अर्थात एक अणु का द्रव्यमान लिया है, तो ये एक अणु के लिए समीकरण है और उसी के अकॉर्डिंग K लिया है जो कि एक अणु के लिए वेग स्थिरांक है। ठीक है, m द्रव्यमान हो गया, v² इसकी वेलोसिटी हो गई और वेलोसिटी यहाँ पर वही √m² वेलोसिटी लेते हैं और dv क्या हो गया वेग अंतराल, जो हमने पिछले स्लाइड में बात करी कि v और v प्लस dv वेगों के मध्य अर्थात dv वेग अंतराल। और ये जो dn/n है ये क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का भिन्न। क्योंकि देखिए dn यदि हम खाली बात करें तो ये कहलाएगी अणुओं की संख्या को मान सकते हैं कि dn अणुओं की संख्या बताती है जो dv वेग अंतराल में मिलेंगे। और इसको हम n से डिवाइड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है, टोटल से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन मिलता है। तो dn/n फ्रैक्शन हो गया या भिन्न हो गया। तो उन अणुओं का भिन्न जिनका वेग अंतराल dv है उसके लिए ये इक्वेशन दी गई और इसको हम एक तरीके से मान के चलते हैं कि ये अणुओं की संख्या को बता रहा है। तो हमें सिर्फ इस इक्वेशन को लिखना है, याद करना है और इसमें यूज़ होने वाले जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनको थोड़ा समझना है। उसको हम थोड़ा सा लीनियर रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम इसको इसी रूप में
काम में लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ ये dn, इस n को उठाकर हम इधर ले जाएं तो ये इक्वेशन खाली dn के लिए हो जाती है, अर्थात अणुओं की संख्या। dn/n लिखते हैं तो ये अणुओं का भिन्न हो जाता है, और इस dv को भी उठाकर यदि हम नीचे ले आएं, यानी इसको 1/dv बना दें, तो ये क्या हो जाएगा, अणुओं का भिन्न प्रति इकाई वेग अंतराल। dv से डिवाइड करने पर प्रति इकाई वेग अंतराल बनता है। तो इस इक्वेशन को हम तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अणुओं की संख्या के लिए dn के लिए, उनके भिन्न के लिए यानी dn/n के लिए, और अणुओं का भिन्न प्रति इकाई वेग अंतराल यदि हम इसको dv से डिवाइड कर दें। तीन तरीके से इस इक्वेशन को लिखा और समझा जा सकता है। इसको हम कर्व के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाते हैं, और ये कर्व क्या कहलाता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ग्राफ। ये देखिए, यहाँ पर ये स्पीड है, अणुओं का वेग है, और दूसरी तरफ y एक्सिस पर हम ये मान सकते हैं कि ये अणुओं का संख्या बता रही है, ये हम मान के चल सकते हैं। ये तो यहाँ पर स्पीड, ये अणुओं की संख्या, और ये ग्राफ आप देखिए, ये ग्राफ थोड़ा सा एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, और शुरू में थोड़ा तेजी से बढ़ता है, एक मैक्सिमम पर पहुँचता है, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होकर आगे तक चलता चला जाता है। आगे तक चलता चला जाएगा, ये क्या बताएगा, अधिक वेग को बताएगा। तो वेग अधिकतम कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम 0 से कम नहीं हो सकता। 0 केल्विन पर वेग 0 होगा। तो इसलिए ये ग्राफ यदि हम पीछे की तरफ ले जाएं तो ये 0 पे तो काटेगा, लेकिन इसके बाद आगे पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगा, यानी स्टार्टिंग 0 से ही होगा, और एसिमेट्रिक वे में ये बढ़ता हुआ, और फिर इसके बाद ये धीरे धीरे कम होता हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये उसका जो रिलेशन उसने दिया, उस रिलेशन को ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट किया गया, और इसको हम भली भांति अच्छे से समझ पाते हैं, और इसकी हमें व्याख्या करने के लिए भी कहा जाता है एग्जाम में कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की व्याख्या कीजिए। तो हमें उस समीकरण को लिखकर और इस ग्राफ को बनाकर और उसकी व्याख्या इस तरीके से करनी, और इस पर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, कर्व जरूर हमारा इस तरीके से है, लेकिन इसका एक तरीके से नेचर कुछ इस तरीके से है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है या इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो आगे पीछे हो सकता है अलग अलग गैसों के लिए, यानी हर गैस के लिए यही कर्व हो ये आवश्यक नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग कर्व है, ठीक है ना। ये कर्व इसके लिए है, CO2 के लिए जैसे बना है, ये लाल वाला कर्व ऑक्सीजन के लिए है, ये वाला कर्व मान लीजिए नाइट्रोजन के लिए है, ये कर्व पानी के लिए है। तो अलग अलग गैसों के लिए ये कर्व का थोड़ा सा नेचर डिफरेंट हो जाता है। किसी में पीक ज़्यादा शार्प होगी तो किसी में वो ज़्यादा चौड़ी होगी, लेकिन मोटे रूप से जो उसकी प्रकृति है वो लगभग एक जैसी सी ही रहेगी। तो ये अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग गैसेस के लिए, यहाँ पर तो वेग है एक्स एक्सिस पर, तो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग ग्राफ खींचकर ये दर्शाया गया है कि लगभग हर गैस का नेचर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ये लगभग एक जैसी सी रहती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है। तो इसका मतलब ये ग्राफ जहाँ तक ऊपर जाएगा वहाँ पर अणुओं की संख्या मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। तो यहाँ पर अधिकतम अणु होंगे, यहाँ पर उससे कम अणु होंगे, अधिकतम से कम होंगे, यहाँ पर भी अधिकतम से कम होंगे।
तो ये एक पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पर अधिक से अधिक अणु मौजूद रहेंगे। तो ये ग्राफ एक तरीके से हमें उन अणुओं की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, वेग, अर्थात इस वेग, मान लीजिए C1 हमने कह दिया, तो इस C1 वेग पे अणुओं की संख्या कितनी हो गई, ये मान लीजिए कितनी, N1। फिर इसी तरीके से C2 वेग की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ऊपर खींच लेंगे और यहाँ पर ये अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, C2 वेग पर अणुओं की संख्या को बता देगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग वेग पर अणुओं की संख्या इस ग्राफ से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीक या जो मैक्सिमा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर अधिकतम अणु हैं, ठीक है, यहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम है, इसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या तीन तरीके की स्पीड होगी जिनके बारे में हम बात करेंगे औसत वेग के अलावा। औसत वेग के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर तीन तरीके की वेग और आएंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये तीन वेग किसी मॉलिक्यूल के लिए समान नहीं होते, इसलिए इस ग्राफ पर भी ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग ही आपको मिलेंगे, एक जगह पर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो VRMS है इसका मान अधिक है, उससे कम एवरेज है और उससे कम C मोस्ट प्रोबेबल है। तो कई बार एक नंबर के सवाल में ये भी आता है कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर हम तीनों वेगों को दर्शाएं कि उनकी स्थिति कहाँ है। अब देखिए कि ये जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, उस मैक्सिमा से पहले कोई वेग नहीं है, दोनों ही वेग इस मैक्सिमा से आगे हैं। तो सबसे कम वेग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, फिर उसके बाद C एवरेज और फिर CRMS होता है। तो ये इस तरीके से हम तीनों वेगों को इस कर्व पर दर्शा सकते हैं। अब बात आती है कि कर्व के नीचे का एरिया ये जो है ये क्या कहलाता है या ये क्या बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी यदि इस तरीके से कर्व खींचा जाए तो उस कर्व के नीचे का एरिया क्या बता रहा है। तो ये जो कर्व के नीचे का एरिया है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है। यानी किसी कंटेनर में किसी ताप पर यदि कोई गैस रखी गई है तो उसमें अणुओं की संख्या निश्चित होगी, ताप बढ़ा देंगे तो भी अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, इस ग्राफ की नेचर भले ही अलग हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन उसके नीचे का एरिया जो कि अणुओं की संख्या को बता रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अणुओं की संख्या परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ है। तो ग्राफ के नीचे का एरिया अणुओं की संख्या को बताता है। जैसे ये किसी ग्राफ पेपर पे हमने प्लॉट किया है, तो यहाँ पर ये जितने भी ये स्क्वायर्स हैं, इन सब स्क्वायर्स को काउंट कर लें तो वो उनका एरिया या अणुओं की संख्या को बता देगा। तो ये एक आसान तरीका होता है एरिया कैलकुलेट करने का। यदि हम गर्म करते हैं गैस को, ये तो बात हो गई अभी तक एक निश्चित ताप पर। अब यदि हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर आप देखिए ये 100 डिग्री केल्विन पर है, ये 300 केल्विन पर है, ये 400 केल्विन पर है, ये 1000 केल्विन पर है। एक ही गैस है लेकिन अलग अलग ताप पर है। तो अलग अलग ताप पर खींचने पर क्या देखने को मिला कि ये जो हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है और ग्राफ थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है। जब फ्लैटन हो जाएगा तो ये जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है उसके आसपास अणुओं की संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी, यानी अधिकतम या अधिक से अधिक अणु उस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रखे हुए होंगे। लेकिन इस ग्राफ के दाहिनी तरफ सरकने के बाद भी इसके नीचे का एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अणुओं की संख्या को बता रहा है और अणुओं की संख्या परिवर्तित नहीं हो सकती, क्लोज्ड कंटेनर है। तो इसलिए उसका नेचर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यानी ग्राफ थोड़ा सा दाहिनी तरफ सरक जाएगा।
कुछ फ्लैटन हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, लेकिन अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ग्राफ के नीचे का एरिया समान रहे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये ठंडी गैस है, ये थोड़ा सा कलरफुल रिप्रेजेंटेशन है, ये रूम टेम्परेचर गैस है, ये गर्म गैस है। तो ये अलग अलग गैस पर कुछ इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक दूसरी चीज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितने पर है, मान लीजिए 400 पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ताप बढ़ा दिया तो अब हमारे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लीजिए 900 हो गई, और ताप बढ़ा दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो गई, 2000 हो गई, अधिकतम अणुओं के द्वारा रखे जाने वाला वेग। और यहाँ पर देखिए ये लगभग तीनों लगभग एक जैसे से बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये हमारा अणुओं की संख्या को बताएगा। इन दोनों के नीचे का एरिया यदि हम ले लें तो ये अणुओं की संख्या को बताएगा, अधिकतम अणुओं की संख्या। अब यहाँ पर तो ये क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई से एकदम से नीचे आया है तो सिर्फ ये एक डॉट ही रह जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ अणुओं की संख्या इतनी ही बताएगा, क्योंकि आगे पीछे फिर उनका वेग परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ 2 नंबर पर ये वेग अलग है, 3 नंबर पर अलग है, और यहाँ पर इनमें कोई विशेष अंतर 1, 2 और 3 में के वेगों में नहीं है। तो अधिक से अधिक अणुओं के द्वारा वो मोस्ट प्रोबेबल वेग रखा जाएगा। दूसरा इसमें अगर चर्चा करें तो जैसे ये है हमारा वेग E, इस वेग से कम वेग वाले अणुओं की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो इस साइड के ग्राफ का एरिया निकालेंगे। इस वेग से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या निकालनी है तो इस साइड के ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे। और इतने वेग पर यदि हमें अणुओं की संख्या निकालनी है तो वो हमें ये बताएगा। ये एक ही गैस के लिए 2 अलग अलग ताप पर खींचा गया है। तो ये T1 जो कि कम ताप है, यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है वो लगभग इतना सही आएगा। ये क्या होगा, E वेग से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या। यही ताप यदि हम ज़्यादा कर दें, T2 कर दें, T2 इज ग्रेटर देन T1, तब हमारे पास एक ग्राफ में ये पोर्शन और ऐड हो जाएगा, अर्थात अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एक निश्चित वेग से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा कलरफुल रूप में देखें तो कम वेग पर तो ये नीला वाला एरिया मान सकते हैं, अधिक वेग पर ये नीला और हरा दोनों मिलाकर वेग के अणुओं की संख्या निकालनी होगी, और अधिक वेग करें तो उसमें ये पीला वाला हिस्सा और ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एक निश्चित वेग से अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब इधर की तरफ बढ़ती जाएगी तो पीछे की तरफ कम होती जाएगी, क्योंकि अणुओं की संख्या समान रहनी है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी पर। इतना ही पूछा जाता है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, उसका गणितीय रूप क्या है, उसको हम किस तरीके से समझते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, और ताप पर या ताप का क्या प्रभाव उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में डिस्कस की है।